हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल संकल्पना क्लासेस। माई सेल्फ रेखा सिंह। कि जैसे मैंने गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ाया था, सिंधु रिवर सिस्टम को पढ़ाया था, वैसे ही आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो आज हमारा हिमालय रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा आज के वीडियो के साथ ही। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के लिए मैंने जो एक मैप बनाया है, मैंने क्या क्या इसमें मतलब बताया है मैप में, वो आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैप में जो 7 सिस्टर है, पूर्वोत्तर भारत की जो 7 सिस्टर वाले राज्य हैं वो मैंने सारे बनाए हैं। जैसे ये वाला अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये एमडी से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये वाला बीच वाला क्षेत्र असम हो गया, और ये मेघालय। मेघालय से सटा हुआ ही ये बांग्लादेश वाला पार्ट हो गया हमारा। और ये मैंने भूटान देश को बनाया है ये, और यहाँ पर ये सिक्किम। ठीक है, और इसके बाद हम एक एक करके जो भी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनके बारे में जानेंगे जो किस किस स्टेट से आकर के असम नदी में असम राज्य में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में जैसे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलेगी और कहाँ इसका समापन होगा, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती कहाँ से है और कहाँ जाकर के गिर जाती है, ये जानते हैं। तो देखिए, यह तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलेगी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील के पास जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से, और 1200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कहां पर जाएगी, पूर्व की तरफ 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके नमचा वरवा, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नमचा वरवा, वहां से ये यू टर्न लेती है और कहाँ एंटर हो जाती है ये, इंडिया में। इंडिया के कौन सी स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नमचा वरवा से यह यू टर्न लेते हुए एंटर हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एंटर होने के बाद में ये गार्ज बनाती है, एंटर होते समय ये गार्ज बनाती है। उस गार्ज का नाम क्या है, दिहांग गार्ज। ब्रह्मपुत्र गार्ज के नाम से भी जाना जाएगा या दिहांग गार्ज के नाम से भी, उस गार्ज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यांग्याप, कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर किस दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है, तो यांग्याप दर्रे के द्वारा वह भारत में प्रवेश करती है नदी। ठीक है, फिर इसके बाद वह अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो जाती है, फिर असम में आ जाती है। असम में सबसे ज्यादा क्षेत्र कवर करेगी, भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन से राज्य में बहती है, तो असम में बहती है। असम के बाद धुबरी जो शहर, धुबरी जगह है, एक प्लेस है, वहां से यह टर्न लेती है फिर दक्षिण की तरफ, और कहाँ जाती है यह, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में यह जमुना के नाम से जाना जाएगा इसको, और आगे बढ़ते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कहाँ से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से, मिलती कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम जानते हैं कि इस नदी का, जो देखिए बहुत बड़ी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, लंबाई 2900 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो लंबी नदी है ये, और बहुत सारा अपसाद लेकर के आती है, क्योंकि जो इसकी सहायक नदियां हैं वो हिमालयी क्षेत्र से आकर के मिलती हैं, या फिर क्या कहते हैं, जो क्षेत्र है जो भारत का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वहां से आकर वहां से मिलती हैं। तो देखिए कुछ तो हिमालय से निकल रही हैं, और ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो जल भी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करती हैं, इसलिए इसमें अपसादों की मात्रा भी अधिक होती है। तो यह बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं पर ये नदी इतनी ब्रॉड हो जाती है कि 10 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है ये, और इसमें अपसाद ज़्यादा होने के कारण यह मार्ग भी परिवर्तन करती है। तो कई बार यह क्वेश्चन आए कि सौरो ऑफ असम किसको बोला जाएगा, तो वो कौन सी नदी कहलाएगी, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, अब इस नदी की देखिए, नदी 3 देशों से होकर के बहती है, और 4 देशों में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। जिन 6 देशों से वह जल ग्रहण करती है उस क्षेत्र का, उस नदी का बेसिन बोला जाएगा, या उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र बोला जाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो रिवर सिस्टम स्टार्ट करवाया था, मैंने उसमें आपको अच्छे से समझा दिया है, तो आपको जल ग्रहण क्षेत्र या नदी बेसिन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लास्ट वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती कहाँ से है, तिब्बत से, यानी चाइना से। चाइना से निकलने के बाद में भारत में एंटर होती है, भारत में एंटर होने के बाद बांग्लादेश में चली जाती है। तो मुख्य रूप से नदी कहाँ बहती है, 3 देशों में, चाइना, भारत, बांग्लादेश में। और जल ग्रहण क्षेत्र कितने देशों में है इसका, तो 4 देशों में है। फ्रेंड्स
देखिए चाइना से तो जल निकल ही रही है, फिर भारत से जो सहायक नदियां निकलती हैं 7 सिस्टर्स में से, उनका जल ग्रहण करती है, फिर बांग्लादेश में मिल जाती है, इसमें पद्मा और जैसे मेघना, तो ये बांग्लादेश का भी जल ग्रहण क्षेत्र है, जल करती है। इसके अलावा एक इसका जो फैक्ट है वो भूटान देश से भी ये जल ग्रहण क्षेत्र में आता है इसके में, क्योंकि भूटान से जो नदियां निकलती हैं संकोश और मानस नदी बहुत मात्रा में जल लेकर के आती हैं, बड़ी नदियां ये भूटान देश की, तो इनसे जल ग्रहण करती, तो 4 देशों में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, अब 3 देशों में तो ये नदी मुख्य रूप से निकलती है, 4 देशों में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। तो इस नदी के भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। तो इन नामों से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आए हैं फ्रेंड्स। तिब्बत में इसको बोलेंगे सांगपो नदी के नाम से, सांगपो या यारलुंग जंगबो के नाम से, इसका नाम मतलब होता है शोधक। ठीक है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में भी इसको 2 नामों से जाना जाता है, दिहांग और शियांग के नाम से। ठीक है, दिहांग और शियांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। फिर यह एंटर होती है असम में इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ठीक है, तो भारत में इसके 2 नाम है, एक तो दिहांग या शियांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, दूसरा सबसे मेजर जो क्षेत्र कवर करेगी वो ब्रह्मपुत्र, तो वो असम में है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाएगा। जैसे ही ये धुबरी से टर्न लेकर के बांग्लादेश में एंटर होती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका नाम क्या चेंज हो जाता है, और इस जमुना, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? जमुना के नाम से। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको नामों का बहुत विशेष ध्यान रखना है, ये इससे बहुत सारे फैक्ट बनकर आते हैं, तो आप याद रखिएगा कि किस किस देश में किस किस नाम से नदी को जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे ये नदी निकल रही है तो कैसे आती है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिहांग और शियांग के नाम से जाना जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर नमचा बरवा से एंटर यू टर्न लेती है, यांग्याप दर्रे को क्रॉस करते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ये पासी घाट सदिया के पास से इसमें आकर के 2 नदी मिलती हैं, मुख्य नदी कौन कौन सी? दिबांग और लोहित मिलती हैं। इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं दिबांग एंड लोहित, तो वो मिल आकर के मिलती हैं, तो ये इस क्षेत्र में ये बहुत ब्रॉड हो जाती है। जैसे ही आसाम में एंटर होती है मैदान, तो ये ब्रॉड हो जाती है। ब्रॉड होने के कारण ये गुम्फित जल मार्ग का निर्माण करती है, जैसे कई धाराओं में बढ़ जाती है, कहीं टापू जैसे निकल आते हैं, जो गाद है वो इकट्ठा होने के कारण। ठीक है, तो यह कई सारे द्वीपों का निर्माण करती है। इसमें एक सबसे बड़ा द्वीप है इसका, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लार्जेस्ट आइलैंड, रिवर आइलैंड माजुली द्वीप का निर्माण करती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसके दक्षिण में कौन सा शहर आता है? जोराहट, यहाँ आएगा लखीमपुर। ओके, जोराहट और लखीमपुर, उत्तर में लखीमपुर पड़ता है और दक्षिण में जोराहट पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा। ये सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि भारत का सबसे पहला जिला घोषित कर दिया गया है, नदी द्वीप को पहला नदी द्वीप जिला है ये। ठीक है, अब जैसे ही ये नदी द्वीप के बाद में ये नदी आगे बढ़ती जाती है और इसमें बहुत सारी सहायक नदियां आकर के एक एक करके मिलती जाती हैं। तो असम से संबंधित एक क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि जैसे इसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनसे भी संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिए, ये धुबरी था, फिर यहाँ गुवाहाटी पड़ेगा, फिर पड़ेगा गुवाहाटी के बाद में क्या आ जाएगा? तेजपुर, डिब्रूगढ़। ठीक है, तेजपुर, डिब्रूगढ़ और डिगबोई अगर शहर आता है तो डिगबोई ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नहीं है। डिगबोई असम में है पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नहीं है। ठीक है, डिब्रूगढ़ है। ठीक है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। तो ये नदियों के थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कौन कौन सा शहर किसके किनारे पड़ा। जैसे गुवाहाटी आएगा तो आ जाएगा उसके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, तेजपुर आ जाएगा, जोराहट है, लखीमपुर है, ये जो सारे शहर हैं। डिब्रूगढ़ है, वो डिगबोई नहीं है। डिगबोई और डिब्रूगढ़ में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही असम में है, बट जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आएगा वो कौन सा रहेगा? डिब्रूगढ़। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे सुविधा की दृष्टि से, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। लेफ्ट बैंक में आएंगे दिबांग और लोहित निकलती हैं तिब्बत से और अरुणाचल प्रदेश में एंटर होने के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। अगर देखें, लोहित नदी के सांगोपो नदी से मिलने के बाद ही ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पड़ता है। ठीक है, किस नदी का? सांगोपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, दिबांग और
लोहित और शांगुपो नदी मिलती हैं तब। कहाँ पर मिलती हैं ये? पासीघाट सदिया के पास में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। फिर उसके बाद में निकलती है नागालैंड से 2 नदियाँ निकलती हैं महत्वपूर्ण, जो कि कौन कौन सी जाएगी? दिखोऊ नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? नागा हिल से निकलती है और असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। देखिए दिखोऊ नदी। फिर निकलती है धनसिरी नदी। धनसिरी नदी कहाँ से निकलेगी? लेसांग हिल से निकलेगी नागालैंड से और ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिल जाती है। फिर आती है एक कोपिली नदी। कोपिली नदी कहाँ से निकलती है? कोपिली निकलेगी शिलांग पठार से। नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, शिलांग पठार से निकलती है और आकर के असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो देखिए, देखा आपने एक एक करके किस तरीके से नदियां आकर के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से असम में आकर के मिल जाती हैं। मोस्टली सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो असम में आकर ही ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। फिर इसके बाद हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ते जाते हैं। ये मैंने आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा एक एक करके लाइन से, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में। तो राइट बैंक में आएगी सबसे पहले तिब्बत से निकलती है कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी निकलती है तिब्बत से और ये ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। सुबनसिरी निकलती है और असम में आकर के तेजपुर के पास में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। फिर इसके बाद आती है कामेंग नदी। कामेंग नदी निकलती है अरुणाचल प्रदेश से और कहाँ पर आकर के? तेजपुर के पास में आकर के कामेंग नदी निकलती है अरुणाचल प्रदेश से और असम में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। फिर इसके बाद आती है एक रंगा नदी है, रंगा नदी, ठीक है। ये भी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और ब्रह्मपुत्र से आकर के मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से जैसे मान लें यहाँ से निकलती है, रंगा नदी निकलती है। ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं भूटान से निकलने वाली 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की। कौन कौन सी? मानस और संकोश। सबसे पहले आकर के मिलती है मानस। मानस आकर के असम में आकर के भूटान से निकलते हुए आती है और आकर के कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र से कहाँ मिल जाएगी? असम में। चूंकि फ्रेंड्स मानस नदी पर ही, नदी के किनारे ही कौन सा? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि भारत में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है असम में, वो इसी नदी के किनारे अव्यवस्थित है। और इसी मानस वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है, चल रहा है और हाथी रिजर्व प्रोजेक्ट भी चल रहा है इसी मानस वन्य जीव अभ्यारण्य में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था, ठीक है। यूनेस्को की हेरिटेज साइट में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1985 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आती है संकोश नदी। संकोश नदी भी भूटान से निकलती है, हिमालयी क्षेत्र से, भूटान वाले से, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र से कहाँ पर आकर के मिल जाती है? असम में। एक क्वेश्चन ये संकोश नदी से रिलेटेड फैक्ट ये बन सकता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल वाला रीजन है और ये असम वाला क्षेत्र है, ठीक है। पश्चिम बंगाल और असम भारत के 2 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल और असम के बीच में जो सीमा रेखा बनाती है उस नदी का नाम क्या है? तो वह नदी कौन सी है? संकोश नदी, जो कि भूटान से निकलती है, ठीक है। ये हमारा भूटान से निकलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां थी जो बहुत मात्रा में जल लेकर के आती हैं फ्रेंड्स, बहुत बड़ी नदियां हैं ये भूटान की, ठीक है। इसके बाद आते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। अब आते हैं हम तीस्ता नदी पर। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तीस्ता निकलेगी सिक्किम से। सिक्किम, नोट डाउन कीजिए, सिक्किम, सिक्किम से तीस्ता निकलती है। सिक्किम से कहाँ से? जेमू ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर से निकलती है और चोलाम झील से, चोलाम झील, ठीक है। जेमू ग्लेशियर और चोलाम झील, ग्लेशियर के पास झील बन जाती है तो उसको बोलेंगे चोलाम झील, जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर अव्यवस्थित झील है। चोलाम झील आगे से निकलने वाली तीस्ता नदी आगे बढ़ते हुए दार्जिलिंग, चुंबी घाटी दार्जिलिंग होते हुए कहाँ आकर के बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी से जब तीस्ता नदी मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र का जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। मैंने आपको ये नाम बता दिए थे, ठीक है। तो ये नामों को भी बहुत ध्यान रखना आप। अब एक फैक्ट और बनता है कि रंगित नदी, जो कि वो भी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से ही निकलती है और कहाँ आकर के? पश्चिम बंगाल में ही आकर के
तीस्ता नदी से मिल जाती है। रंगित नदी के बारे में मैंने इसलिए बताया कि रंगित नदी किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी की है। और रंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। रंगा नदी, ये जो रंगा नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, और रंगित नदी तीस्ता नदी की सहायक है। यहाँ आप कंफ्यूज ना हो रंगा और रंगित में, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको समझा दिया था। अब हम एक नदी और है जो कि मेघना के नाम से जानी जाती है। मेघना नदी के 3 नाम हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। मेघना को बराक के नाम से, बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए अब देखते हैं, माउंट जेपोप से निकलती है नागालैंड से। कौन सी नदी निकलेगी? बराक नदी। बराक नदी निकलती है माउंट जेपोप से, नागालैंड से, और मणिपुर होते हुए असम में एंटर कर जाती है। असम में इसको सुरमा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ही ये यहाँ एंटर करती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मेघना जब पद्मा में मिलती है तो पद्मा और मेघना की जो दोनों मिलने के बाद में जो बनती है नदी वो होती है मेघना, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। मेघना नदी, ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना के मिलने से जो विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में अव्यवस्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखा आपने किस प्रकार से जो लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, वो हमने पढ़ ली। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये धुबरी से टर्न लेती है, आपको बताया था मैंने, धुबरी से टर्न लेती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना के बाद जब इसमें पद्मा मिलती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है, और पद्मा से जब मेघना मिलती है तो मेघना हो जाता है। नाम किस प्रकार चेंज हो रहे हैं आप ध्यान रखिएगा। और ये सारी प्रोसेस सारी कहाँ पर हो रही है? ये मिलने के बाद जो नाम परिवर्तन वाली क्रिया कहाँ हो रही है? सारी ये हो रही है बांग्लादेश में, ठीक है। अब जैसे देखें हम कि पासी घाट सदिया के पास एक ब्रिज बनाया गया है लोहित नदी पर, जो कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है इस नाम का? लोहित नदी पर जो बना हुआ है उस ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है। भूपेन हजारिका ब्रिज है। भूपेन हजारिका ब्रिज भी बोलेंगे उसको, भूपेन हजारिका ब्रिज भी बोला जाता है, और ढोला सदिया ब्रिज भी बोला जाता है। भूपेन हजारिका ब्रिज और ढोला सदिया ब्रिज, ठीक है। यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर, ओके। ढोला सदिया ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज कहाँ पर बना है? लोहित नदी पर बना हुआ है। देखिए यहाँ सपोज ये यहाँ बना है, लोहित नदी पर बना हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, ठीक है। इसको ढोला सदिया के नाम से भी जाना जाता है। यह असम के सदिया को अरुणाचल प्रदेश के ढोला से जोड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को यह जोड़ता है। इसको भूपेन हजारिका ब्रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो कि असम के जो गायक थे जिनको भारत रत्न भी मिला था, भूपेन हजारिका जी, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि ढोला सदिया ब्रिज एंड भूपेन हजारिका ब्रिज जो दोनों के एक ही का नाम है, ये किस नदी पर बना है? तो आप गलती ना करना कि असम में है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, नहीं, यह लोहित नदी पर बना हुआ है। इसके बाद आता है एक ब्रिज और आता है बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज, ठीक है। बोगीबिल ब्रिज, इसकी लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर, ओके। लंबाई कितनी है? 4.9 किलोमीटर। ये कैसा पुल है? भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल है, ठीक है। भारत का, लिखिए आप फ्रेंड्स, बोगीबिल ब्रिज कैसा है? भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। इस पर नीचे रेल के लिए व्यवस्था की गई है, रेल जाती है, और ऊपर रोड बनाया गया है, ठीक है। तो रेल सड़क पुल कहाँ पर है? बोगीबिल। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है बोगीबिल ब्रिज। ये भी असम को अरुणाचल प्रदेश से
जोड़ता है। ये भी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी कम करता है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों की लंबाई भी बता दी है। लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। और नाम, वैसे तो ये पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिका कहाँ पर है, तो ये भी हो जाएगा। किसको किससे जोड़ता है, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। दोनों ब्रिज ही असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी को कम करता है। ठीक है, और ये ब्रिज भारत के लिए सामरिक महत्व भी रखते हैं, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे चाइना जिस तरीके से अपनी सीमा बढ़ाता जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी क्षेत्र को अपने अंडर में लेता जा रहा है, उस हिसाब से इन ब्रिजों का होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अब इन ब्रिजों के होने से हमारी जो सेना है वो बहुत ही आसानी से कम समय में चाइना के बॉर्डर पर, जो अरुणाचल प्रदेश का ये तवांग डिस्ट्रिक्ट वाला जो क्षेत्र है, बॉर्डर है, वहाँ बड़ी आसानी से हमारी सीमा पर सैनिक पहुँच सकते हैं कम समय में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको मैंने ब्रिज के नाम भी बताए, ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की सहायक नदियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और बराक नदी से संबंधित जो क्वेश्चन कई बार आया है कि सुरमा घाटी कहाँ व्यवस्थित है, तो सुरमा हो जाएगी असम में, क्योंकि असम में ही सुरमा नदी बहती है। देखिए आपने देखा होगा कि एक नदी के 3 नाम हैं, बराक नदी, सुरमा नदी और मेघना नदी। ये भी अच्छा है। ठीक है, अच्छा फैक्ट है फ्रेंड्स। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पूरी हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे पूर्ववर्ती नदियां थी, पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? सिंधु नदी बताई थी, उसके बाद में एक सतलज नदी थी, सतलज के बाद में भारत में अपवाहित होने वाली जो नदी थी वो कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र नदी थी। ठीक है, ये बड़ी मेजर नदियां थी, इनके बारे में हमने जान लिया है। और ये हिमालयी नदी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो कि पूर्वोत्तर भारत में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने पूर्वोत्तर भारत में फैली हुई ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में जान लिया। अब ये फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में इससे संबंधित जो भी आपको, अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है मुझे तो बताएं, और इसमें जो आपको अच्छा लगा वो भी बताएं। अगर जो भी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे प्लीज़ लिखिएगा। अगर मुझसे सवाल, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत के हम रिवर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।